क्या आप हर बार मार्केट के बड़े मूव्स मिस कर रहे हैं और आपको समझ नहीं आता कि ये बड़े मूव्स कब और कहां आते हैं? अगर आप भी रैंडम एंट्रीज ले रहे हैं या छोटे ट्रेड्स में अटके रहते हैं तो आप सिर्फ मार्केट का नॉइस ट्रेड कर रहे हैं, रियल मूव्स नहीं। इसलिए आज के इस वीडियो में मैं आपको एक पावरफुल स्ट्रैटेजी दिखाने वाला हूं जो आपको मार्केट के बड़े मूव्स कॉन्फिडेंटली पकड़ने और कंसिस्टेंटली प्रॉफिट जनरेट करने में मदद करेगा। अगर आप भी अपनी ट्रेडिंग को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं तो ये वीडियो एक सेकंड भी मिस मत करिएगा। अब हम यहाँ से सीखते हैं कि मार्केट में बड़े मूव्स को कैसे कैप्चर किया जाता है। तो जब मैं यहाँ पर बड़ा मूव कहूँ, दैट डजंट मीन कि एक बड़ा सा कैंडल आएगा वो हम कैप्चर करेंगे और उसको हम कहते हैं कि कैप्चरिंग बिग मूव। तो यहाँ पर मैं जिस चीज की बात करने वाला हूँ वो है रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो के अकॉर्डिंगली बड़े मूव्स को कैप्चर करना। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं ये एक बड़ा मूव है जहां पर मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड जो है 1:5 है, यहाँ पर 1:7 बन रहा है और यहाँ पर 1:8 बन रहा है। तो ये होता है बड़े मूव को कैप्चर करना। तो बड़े मूव को कैप्चर करने के लिए कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए और कुछ बेसिक चीजें जो आपको दिमाग में बिठा लेनी है। जैसे कि बड़े मूव को कैप्चर करने के लिए सबसे पहले जो चीज आपके पास होनी चाहिए वो है पेशेंस। तो पेशेंस के बगैर आप मार्केट में कभी भी बड़ा मूव कैप्चर नहीं कर सकते, क्योंकि इसको होल्ड करना पड़ता है और आपको अपने होल्डिंग कैपेसिटी डेवलप करनी है, जो कि मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा भी कि कैसे होल्डिंग कैपेसिटी हम में आ जाती है। इसके बाद जो सेकंड पॉइंट यहाँ पर आपको ध्यान में रखना होगा वो होगा कि आपको अपने ट्रेड पे जो है वो भरोसा करना है, आपको अपने सेटअप पे जो है वो यकीन करना है कि ये बड़ा मूव देगा ही देगा। ऐसा नहीं कि प्राइस ऊपर गया दोबारा आपकी एंट्री पे आ गया तो आप डर जाओगे, तो ऐसी बातें नहीं है। तो यहाँ पर आपको पेशेंस के साथ साथ अपने सेटअप पे भरोसा करना होगा। अगर स्टॉप लॉस जाएगा भी तो वो छोटा सा स्टॉप लॉस होगा, लेकिन जब आपका प्रॉफिट होगा तो वो बहुत बड़ा प्रॉफिट होगा। दैट मीन्स अगर मैं इस ट्रेड को यहाँ पर लूं या इस ट्रेड को यहाँ पर लूं, अगर इस ट्रेड में मेरा एक स्टॉप लॉस हिट भी हो जाए, उसके बाद और एक हो जाए, उसके बाद और एक हो जाए, यानी कि 3 स्टॉप लॉसेस मेरे इस रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से हिट हो गए और फिर उसके बाद एक ट्रेड मेरा विनिंग में चला गया। आप देखो इन 3 ट्रेड्स में मैं कितने पॉइंट्स लॉस करूंगा, तो वो होगा 1 पॉइंट हर एक ट्रेड में। तो 3 ट्रेड में मेरे 3 पॉइंट्स जो है वो लॉस हो जाएंगे। तो ये 3 पॉइंट्स अब 30 पॉइंट हो सकते हैं, अब ये 300 पॉइंट हो सकते हैं। लेकिन जब मेरा ट्रेड विनिंग में जाएगा तो मुझे मिलेंगे 5 पॉइंट, जो कि 500 पॉइंट हो सकते हैं। दैट मीन्स 3 ट्रेड गलत होने के बाद जब आपका एक ट्रेड सही हो जाता है तो आप फिर भी प्रॉफिट में निकलोगे 2 पॉइंट। तो ये 200 पॉइंट भी हो सकते हैं या 200 पिप्स हो सकते हैं। तो ये चीज आपको दिमाग में बिठा लेनी है कि जब भी मैं यहाँ पर कैप्चर बिग मूव की बात करूं या बिग ट्रेड की बात करूं तो उसका मेन मकसद होगा यहाँ पर कि मैं रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो को हाईएस्ट लेवल पर ले जा रहा हूं और मैं अपने लॉसेस को मैनेज कर रहा हूं। अब देखो, मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को कहता हूं कि अगर आपने कंटिन्यूअसली 30 डेज प्रॉफिट किया है तो वो 30 दिन का प्रॉफिट जो है वो एक लॉस में जा सकता है। तो इसकी पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है। ये आप समझो यहाँ पर मैं क्यों ये कह रहा हूं और क्या ये रियलिटी में होता है या नहीं। यानी कि 30 दिन आपका कंटिन्यूअसली प्रॉफिट हुआ है तो वो एक ट्रेड में सारा का सारा लॉस हो सकता है। लेकिन ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि आपने 30 डेज कंटिन्यू लॉस किया और वो सिर्फ एक दिन के प्रॉफिट में आ जाएगा। तो इसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो ना के बराबर है। अब देखो, लॉस हो सकता है लेकिन प्रॉफिट नहीं हो सकता। तो ये चीज पॉसिबल बनाने के लिए या इस चीज को अवॉइड करने के लिए कि अगर आप प्रॉफिट में हो और वो एक लॉस में जा रहा है तो इसको भी अवॉइड करने के लिए, यानी कि सारी साइकोलॉजिकल सिचुएशंस से बचने के लिए, आपका जो इशू होता है फेयर होता है ट्रेड के दौरान, उस चीज से भी बचने के लिए यहाँ पर कैप्चरिंग बिग मूव को समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है और इसके सेटअप्स और इसके प्राइस नेचर को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो बिग मूव्स को कैप्चर करने के लिए हम जो सेटअप्स यूज करने वाले हैं उसमें सबसे पहले हम यूज करेंगे मार्केट स्ट्रक्चर, जिसमें हमारा ट्रेंड और ट्रेंड रिवर्सल आता है और हमारे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स आते हैं, ट्रेंड कंटिन्यूएशन, ट्रेंड रिवर्सल्स, लिक्विडिटी लेवल्स। तो वो सारा कुछ इस मार्केट स्ट्रक्चर में आता है। जब तक ना आपको मार्केट स्ट्रक्चर की नॉलेज होगी तो आप बड़े ट्रेड्स ट्रेंड की डायरेक्शन में और ट्रेंड रिवर्सल की डायरेक्शन में नहीं पकड़ पाओगे। जैसे कि यहाँ पर ये 3 ट्रेड्स मैंने रखे हैं, 1 2 3। तो ये तीनों ट्रेंड की डायरेक्शन वाले ट्रेड है, यानी कि अप ट्रेंड चल रहा है और हम सपोर्ट पे बाई कर रहे हैं, फिर ट्रेड सही जा रहा है। और यहाँ पर मैं क्या चीज अवॉइड कर रहा हूँ, जो यहाँ पर ये पुल बैक आ रहा है
मैं इस चीज को यहाँ पर अवॉइड कर रहा हूँ। क्यों मैं अवॉइड कर रहा हूँ वो मैं आपको बताऊंगा आगे। तो यहाँ पर और एक चीज जो मैं आपको बताता हूँ, हालांकि यही चीजें मैं अपनी पर्सनल ट्रेनिंग में सिखाता हूँ, लेकिन आज मैं आपके साथ ये चीजें जो है वो शेयर करने वाला हूँ। अब देखो, मैंने यहाँ पर बहुत सारे टाइम फ्रेम्स को सिलेक्ट किया है। वीकली टाइम फ्रेम, डेली टाइम फ्रेम, 4 आवर, 1 आवर, 15 मिनट्स, 5 मिनट्स और 1 मिनट। इनमें जो मोस्ट पावरफुल टाइम फ्रेम्स है, वीकली को मैं अभी छोड़ रहा हूं, इसको आप साइड में रखो। तो हमारे पास 3 टाइम फ्रेम्स है, 1 आवर, 4 आवर और 1 डे का टाइम फ्रेम। तो ये जो टाइम फ्रेम्स है, इन टाइम फ्रेम्स को हम कहते हैं डिसाइडर टाइम फ्रेम। ये मार्केट का सारा मोमेंट डिसाइड करते हैं, चाहे वो ट्रेंड की डायरेक्शन हो, चाहे वो ट्रेंड रिवर्सल हो, या इसको होल्ड करना होगा, या इसको एक कंसोलिडेशन दिखानी होगी, चाहे वो बड़ी कंसोलिडेशन हो या वो एक छोटी सी कंसोलिडेशन हो, या इसको कोई लिक्विडिटी की सेटअप के लिए जाना है, तो वो सारा का सारा डिसाइड होता है सिर्फ और सिर्फ इन टाइम फ्रेम्स पे। तो ये मोस्ट पावरफुल टाइम फ्रेम्स है ट्रेडिंग की दुनिया में। तो इसके बाद और हमारे पास आता है 1 मिनट, 5 मिनट्स और 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम। तो इसके बाद ये जो टाइम फ्रेम्स है, इनको हम रिएक्टर टाइम फ्रेम या फॉलोअर टाइम फ्रेम कहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर 1 आवर टाइम फ्रेम पे मुझे दिख रहा है कि प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, तो यही चीज फॉलो करेगा 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम, 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम और 1 मिनट्स का टाइम फ्रेम, क्योंकि ये डिसाइडर के साथ जाते हैं जब ये अपना बड़ा मुंह देता है। और जब यही इसमें पुल बैक दिखाएगा नीचे की तरफ, तो ये पुल बैक आप सिर्फ ट्रेड कर सकते हो इन रिएक्टर टाइम फ्रेम्स पे, क्योंकि ट्रेंड का मेन मकसद क्या होता है, अगर प्राइसेस अप ट्रेंड में जा रहे हैं, दैट मीन्स प्राइस ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर से ऊपर गया, तो ये जो ऊपर का मुंह है, ये आप ट्रेड करोगे इन डिसाइडर टाइम फ्रेम्स पे। ये चीज यहाँ पर ध्यान देना। अगर मैं ये यहाँ पर 1 आवर का टाइम फ्रेम देख रहा हूँ, दैट मीन्स ये ट्रेंड की जो कंटिन्यूएशन है, या ये जो बड़ा मुंह है, ये मैं ट्रेड करूंगा इसी डिसाइडर टाइम फ्रेम पे। एज कंपेयर टू जब मैं इसी की बात करूं कि ये पुल बैक दिखाएगा, तो ये पुल बैक आप डिसाइडर टाइम फ्रेम पे ट्रेड नहीं करोगे, क्योंकि इसकी वैलिडिटी नहीं है, क्योंकि ट्रेंड कंटिन्यूएशन में है। तो इस मूव को सेम टाइम फ्रेम पे ट्रेड करना इलॉजिकल होता है और इसमें लॉस होने के चांसेस होते हैं। लेकिन यही चीज आप ट्रेड कर सकते हो एक रिएक्टर टाइम फ्रेम पर या फॉलोअर टाइम फ्रेम पर। तो वो चीजें भी आज यहाँ पर आप सीखोगे। तो आई होप कि ये टाइम फ्रेम्स भी अब यहाँ तक तो आपको समझ आ गया होगा मार्केट स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। मार्केट स्ट्रक्चर के बाद अगर और कोई चीज आपको बिग मोमेंट्स कैप्चर करने में हेल्प कर सकती है, तो वो है मार्केट की इंपॉर्टेंट लेवल, जो कि मैं आपको बार बार अपने वीडियोस में सिखाता रहता हूं। तो मैंने आपको बार बार दिखाया है कि जब भी आप इंपॉर्टेंट लेवल्स ड्रॉ करते थे तो वो गलत है। हम रैंडमली ड्रॉ करते थे कि एक लेवल यहाँ पर है, एक लेवल यहाँ पर है, एक लेवल यहाँ पर है, तो वो वैलिड नहीं है। तो आप पिछले हमारे इंपॉर्टेंट लेवल्स के वीडियोस देख सकते हैं, तो वो आप वहां पर समझ जाओगे। हालांकि यहाँ पर मैं इसका एक क्विक रिवीजन जो है वो आगे जरूर दूंगा। तो इसके बाद आपको इंपॉर्टेंट लेवल्स को समझना होगा। हर ट्रेंड की इंपॉर्टेंट लेवल्स होती है हमारे पास, क्योंकि ट्रेंड 3 तरीके का होता है, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और हमारे पास एक साइडवेज ट्रेंड होता है। तो हर ट्रेंड में जो है वो अपनी इंपॉर्टेंट लेवल्स डिफरेंट जगहों पर होती है और डायरेक्शन के अकॉर्डिंगली इंपॉर्टेंट लेवल्स होती है। जैसे कि अप ट्रेंड की बात करूं तो सपोर्ट्स को ड्रा किया जाता है, रेजिस्टेंस जो बनती है उसको उतनी वैलिडिटी यहाँ पर नहीं मिलती है, और सिमिलरली अगर यहाँ पर कोई प्रीवियस रेजिस्टेंस होगा तो उस चीज को एज ए लिक्विडिटी लेवल यहाँ पर माना जाता है। और इसके बाद जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहाँ पर आपको यूज करना है वो है द कॉन्सेप्ट ऑफ लिक्विडिटी। तो लिक्विडिटी मार्केट का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और हर मूव मार्केट में जो भी आता है, चाहे वो बड़ा हो या छोटा हो, तो वो मोस्टली लिक्विडिटी पे ही डिपेंड करता है। खासकर जब मार्केट के बड़े मूव्स आते हैं तो वो किसी लिक्विडिटी एरिया से ही आते हैं या इंपॉर्टेंट लेवल से आते हैं। तो यहाँ पर आप ध्यान दो, अगर हमारे पास मार्केट में 10 मोमेंट बड़े आते हैं तो इसमें से जो 7 मोमेंट है वो लिक्विडिटी की वजह से आते हैं, और जो 3 बड़े मोमेंट है वो इंपॉर्टेंट लेवल्स की वजह से आते हैं। और इन दोनों को मास्टर करने के लिए मार्केट स्ट्रक्चर की जो नॉलेज है वो बिल्कुल होनी चाहिए। और इन सब को इफेक्टिव वे में कॉम्बिनेशन में यूज करने के लिए मैं यहाँ पर आपको बार बार फिबोनाची रिट्रेसमेंट के कॉन्सेप्ट्स दिखाऊंगा कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट को कैसे यहाँ पर यूज करना है, कैसे हमें डिफरेंट लेवल्स इससे ड्रॉ करनी है, कब मार्केट लिक्विडिटी के लिए जाएगा और कब मार्केट नया सपोर्ट बनाकर ऊपर जाएगा या नया सपोर्ट बनाकर नीचे आएगा। तो वो सारा का सारा जो है वो फिबोनाची रिट्रेसमेंट से हम सीखेंगे। यानी कि
कब मार्केट इंपॉर्टेंट लेवल बनाएगा या कब मार्केट इंपॉर्टेंट लेवल पे जाएगा, और कब मार्केट लिक्विडिटी लेवल पे आएगा और कब नहीं आएगा। तो उस चीज के लिए आपको फिबोनाची के कॉन्सेप्ट जो है वो पता होने चाहिए। तो सबसे पहले हम इसी फिबोनाची रिट्रेसमेंट को यहाँ पर मास्टर करेंगे और इसकी कुछ सेटिंग्स देखेंगे। तो अपने चार्ट पर फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रा करने के लिए आपको ट्रेडिंग व्यू के इस सेक्शन में आना है और यहाँ पर लिखा है फिब रिट्रेसमेंट, आपको इस पे क्लिक करना है और आप इसको अपने चार्ट पर फिलहाल किसी भी रैंडम जगह पर लगा दे। तो सबसे पहले हम इसकी सेटिंग्स करेंगे। तो यहाँ पर जिस जगह भी आपको इसकी सेटिंग्स दिखेंगी, जैसे कि मेरे केस में मुझे यहाँ पर दिख रही है, तो इस पे मैं क्लिक करूंगा। तो सेटिंग्स पे आने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहला ही ऑप्शन है स्टाइल, और स्टाइल में लिखा है ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन ये लाइन है, ये जो बीच में ये डेशड लाइन है, तो इसकी कोई जरूरत यहाँ पर है नहीं, तो इसको हम यहाँ से हटा देते हैं। इसके बाद है लेवल्स लाइन, तो यानी कि ये थिकनेस इन लाइनस की कितनी होगी, तो इसको भी मैं यहाँ पर लेवल 3 पे रख देता हूँ ताकि ये लाइनस जो है वो थोड़ी मोटी हो जाए। इसके बाद यहाँ पर जिन चेक बॉक्सेस पे मैं टिक रखूंगा वही आपको अपने फिबोनाची में रखना है, और जिनको मैं हटा दूंगा उनको आपको भी हटा देना है। जैसे कि इसको हटा दो, इसको हटाना है, इसको हटा दो, इसको हटा दो, और फाइनली में इसको भी हम हटा देंगे। और इसके बाद आपको यहाँ पर नीचे आना है और यहाँ पर लिखा है प्राइस। तो प्राइसेस को मैं ये नहीं रखता हूं। तो ये प्राइसेस का मतलब क्या होता है, आप देखो यहाँ पर ब्रैकेट में लिखा है 157.902। ये होता है कि ये जो लेवल है ये कौन से प्राइस पे ड्रा हुई है। तो मैं यूजुअली इसको नहीं रखता हूं, तो फिलहाल मैं इसको हटा देता हूं। आप अपने हिसाब से इसको रख भी सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर लेवल्स के सामने लिखा है वैल्यूज। वैल्यूज मतलब जैसे कि यहाँ पर लिखा है 0.236, 0.382। इसको मैं यहाँ पर कन्वर्ट करूंगा परसेंटेज में ताकि मुझे जो है वो इजी लगे, क्योंकि मोस्टली जो लोग हैं वो फिबोनाची रिट्रेसमेंट को परसेंटेज में ही यूज करते हैं। इसके बाद यहाँ पर लिखा है लेबल्स। तो लेबल्स मतलब होता है ये जो मैं देख रहा हूँ ना लिखा हुआ 23.6, 38.2, ये यहाँ पर रखा है लेफ्ट साइड पे। तो मैं यूजुअली प्रेफर करता हूँ इसको राइट साइड पे रखना ताकि ये इस साइड पे आ जाए। इसके बाद फॉन्ट साइज हम इंक्रीज करेंगे 12 से 16 ताकि ये हमें क्लियरली दिखे। और इसके बाद आपको यहाँ पर टेम्पलेट पे क्लिक करना है और इसको सेव एज करना है, और यहाँ पर आप इसको कुछ भी रैंडम नाम दे सकते हो और आपको सेव करना है और ओके पे क्लिक करना है। तो यहां तक ये रही फिबोनाची रिट्रेसमेंट की सेटिंग्स। अब हम देखते हैं कि इस फिबोनाची रिट्रेसमेंट को हम यूज यहां पर कैसे करेंगे। तो उसके लिए मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि हमारे पास मूव जो है वो दो तरीके के होते हैं। एक होता है अप मूव, ये जो यहाँ पर आप स्विंग देख रहे हो इसको हम स्विंग कहते हैं। स्विंग का मतलब होता है जिसमें एक ऊपर साइड का मूवमेंट हो और एक उसकी रिट्रेसमेंट हो, यानी कि जो ऊपर साइड का मूवमेंट होता है वो बड़ा है और ये जो डाउन साइड का मूवमेंट है ये छोटा है। तो ये एक अप ट्रेंड की या अप मूव की स्विंग है। तो मोस्ट लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये जो सीधे ऊपर जा रहा है ये होता है अप मूव। तो ये अप मूव नहीं है, इसको पूरा कंप्लीट अप मूव हम नहीं कह सकते। अप मूव कंप्राइजेस ऑफ ए बिग अप मूव एंड इट्स रिट्रेसमेंट। तो ये कंप्लीट होता है जब इस तरीके से बने। फॉर एग्जांपल इससे आपको क्या समझना है, अगर प्राइस सीधे ही ऊपर जा रहा है, सीधे ही ऊपर जा रहा है, या प्राइस सीधे ही नीचे जा रहा है, सीधे ही नीचे जा रहा है, तो ये इनकम्प्लीट मूव है। इनमें डायरेक्टली नहीं कूदना चाहिए। अगर आप ऑलरेडी ट्रेड में नहीं हो तो किसी भी जगह नहीं कूदना चाहिए जब तक ना ये कंप्लीट हो। कंप्लीट मीन्स कि फिर ऊपर जाके फिर नीचे आए या नीचे जाके पहले ऊपर दे रिट्रेसमेंट, तब इसको हम कंप्लीट कहते हैं। इसके बाद हम अपने ट्रेड्स को देखते हैं, जो कि मैं आपको आगे कंटिन्यूअसली समझाता रहूंगा। तो ये कंप्लीट मूव नहीं है, इसको आपको अवॉइड करना चाहिए। तो जब आपको दिखे कि मेरे पास एक अप मूव की स्विंग है जिसका एक हाई गिवन होता है, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये पॉइंट मेरा इसका हाईएस्ट पॉइंट गिवन है, तो अब आपको क्या करना है, आपको आना है फिबोनाची रिट्रेसमेंट पे, जो कि आपका लोवेस्ट पॉइंट होगा। उससे आपको फिबोनाची रिट्रेसमेंट को ड्रा करना है इसके टॉप पॉइंट तक। यहाँ पर शायद फिबोनाची में हम कोई सेटिंग्स हमने किसी पे क्लिक किया, तो यहाँ पर आपको 1 पे भी क्लिक रखना है ताकि ये दिखे, याद आई आया था। तो इस पे मैं ओके कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देखो कि जब भी आपको दिखे कि डाउन पॉइंट से जो आपका हाईएस्ट पॉइंट होगा, तो हाईएस्ट पॉइंट आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे, तो ये कॉमन सेंस है कि ये गिवन होता है मार्केट, जो मार्केट में बना होता है। तो यहाँ पर इस तरीके से आपको ये ड्रॉ करना है जब अप मूव की स्विंग होगी। और डाउन मूव की बात करें तो प्राइसेस नीचे आए फिर प्राइस ऊपर गया है, तो ये कंप्लीट मूव है। इस पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ करने के लिए इसका जो यहाँ पर टॉप पॉइंट होगा, इससे आप नीचे की तरफ फिबोनाची रिट्रेसमेंट को ड्रॉ करोगे, तो इस तरीके से ये कुछ आ जाएगा। फिबोनाची को समझने के लिए हमें ट्रेंड की थोड़ी नॉलेज तो होनी चाहिए, जो कि मैं आपको क्विकली यहाँ पर समझाऊंगा ताकि आपको ये समझ आ जाए कि हमें इस फिबोनाची रिट्रेसमेंट के साथ करना क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अप ट्रेंड कुछ इस तरीके से दिखता है हमें, जिसमें हायर हाइज और हायर लोज की क्रिएशन होती है, और इसके बाद डाउन ट्रेंड होता है जिसमें हमें लोअर हाइज और लोअर लोज की क्रिएशन दिखती है। अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखोगे, अगर मैं एक बेसिक स्विंग बनाऊं अप मूव की, जो कि ये है, और इसी को अगर आप देखोगे मैं इसको कॉपी पेस्ट करता हूं और इसके साथ ज्वाइन करता हूं,
तो अब देखो इसी तरीके की बहुत सारी बेसिक स्विंग्स मिलके एक ट्रेंड को जन्म देती है और सिमिलर डाउन ट्रेंड के लिए भी होता है। अब यहाँ पर फिबोनाची रिट्रेसमेंट से हमें करना क्या है? अब देखो प्राइस ऊपर गया, हाईएस्ट पॉइंट लगाया, नीचे आया, यहाँ से सपोर्ट बना के ये ऊपर चला गया। दैट मीन्स जैसे ही ये सपोर्ट बनेगा हमें पता है कि ये जो लेवल है ये अब एज ए इम्पोर्टेंट लेवल एक्ट करेगी। अब इसके बाद प्राइस जैसे ही ऊपर जाता है और इस हाईएस्ट पॉइंट को ब्रेक आउट कर देता है, इसके बाद हमें पता है कि ये सीधे ही कंटिन्यू नहीं कर सकता, ये नीचे आना चाहिए सपोर्ट बनाने के लिए। अब ये जो अगला सपोर्ट है ये कहां पर बनेगा? क्या ये सीधे ही यहां से ऊपर जाएगा या ये इस नीचे की लेवल पे लिक्विडिटी के लिए आएगा? तो वो चीज देखने के लिए हम यहाँ पर फिबोनाची रिट्रेसमेंट का यूज करते हैं। तो इसके लिए आपको थोड़ी बहुत जो है वो इस बेसिक स्विंग्स की नॉलेज होनी चाहिए। तो सबसे पहले आप यहाँ पर यही समझो कि प्राइस ऊपर गया फिर नीचे आया, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, जो भी आपके पास गिवन हाईएस्ट पॉइंट होगा उसको आपको एक लाइन से मार्क करना है। तो मेरे पास ये हाईएस्ट पॉइंट है, इसको मैं एक लाइन से यहाँ पर मार्क कर देता हूँ, यानी कि हाईएस्ट पॉइंट है। इसके बाद अगर मुझे दिख रहा है कि प्राइस जो है वो यहाँ इस नीचे पॉइंट से ऊपर जा रहा है और जैसे ही वो इस हाईएस्ट पॉइंट का यहाँ पर ब्रेकआउट कर रहा है, तो इस चीज को हम मार्केट में कहते हैं BOS, यानी कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो जब भी आपको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता हुआ दिखे तो मोस्ट रिटेल ट्रेडर्स जो है वो यहाँ पर बाई करते हैं और वो समझते हैं कि यहाँ पर रेजिस्टेंस का जो ब्रेकआउट है वो हुआ है और हमें बाई करना चाहिए, जो कि एक इलॉजिकल ट्रेड है और ये रिटेल कॉन्सेप्ट है। मोस्ट टाइम्स आप देखोगे कि ये प्राइस सीधे ही ऊपर जा रहा है क्योंकि ये स्विंग कंप्लीट हुई है और ये वाली स्विंग जो है वो इनकम्प्लीट है, तो ये नीचे आता है, नीचे आता है, नीचे आता है सपोर्ट बनाने के लिए। और इसी के साथ आपको और एक पॉइंट याद रखना है कि जैसे ही एक स्विंग कंप्लीट होती है उसके लोएस्ट पॉइंट पर हम अपना पावरफुल सपोर्ट ड्रॉ करते हैं, जो कि एक वैलिड सपोर्ट होता है ट्रेंड में। तो यहाँ पर जब भी आपको दिखे कि मार्केट में एक अप ट्रेंड चल रहा है तो अप ट्रेंड में जो सपोर्ट है वो ज्यादा पावरफुल होता है एज कम्पेयर टू रेजिस्टेंस। तो अब मसला है कि ये सपोर्ट नेक्स्ट कहाँ बनाएगा, क्योंकि ये तो अप ट्रेंड में इस तरीके से जाता है। तो इसी के लिए हम यहाँ पर फिबोनाची रिट्रेसमेंट को ड्रॉ करते हैं। अब यहाँ पर आप फिबोनाची रिट्रेसमेंट को ड्रॉ करना सीख लो। तो मेरे पास अभी जो गिवन है वो है इसका लोएस्ट पॉइंट, और जहां से भी आपको दिखे कि मार्केट नीचे आने लगा है, जैसे कि ये हाईएस्ट पॉइंट है और मार्केट अब नीचे आ रहा है, फॉर एग्जांपल यहां तक आ गया, तो जहां तक भी आए उसके साथ आपको कंसर्न नहीं रखना है। फिलहाल आपको लोएस्ट पॉइंट से जो इसका हाईएस्ट पॉइंट है वहां तक फिबोनाची रिट्रेसमेंट को ड्रॉ करना है। अब यहां पर आप समझना, अगर आपको दिख रहा है कि प्राइस जो है वो 23.6% लेवल तक आ रहा है, यानी कि टॉप तक गया फिर यहां तक ये आ गया 23.6 लेवल तक, यहां से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, तो आपको ट्रेड नहीं करना है। ये कंटिन्यू नहीं करेगा, ये वापस आके लिक्विडिटी को हिट करेगा, तो ये ट्रेड लेना वैलिड नहीं। एज कंपेयर टू अगर आपको दिख रहा है कि यही ऊपर जाकर इस हाईएस्ट पॉइंट से आप 38% लेवल तक आ रहा है, तो यहां से कंटिन्यू ये तभी होगा जब पीछे का मोमेंट आपको दिखेगा कि स्ट्रॉन्ग है, यानी कि जो पीछे ट्रेंड है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसमें बहुत ज्यादा एग्रेसिव कैंडल्स बने, तभी यहां से प्राइसेस ऊपर जा सकते हैं और आपका नया सपोर्ट यहां पर बनेगा और आप ट्रेड कर सकते हो। इसके बाद ये मैं हालांकि आपको रियल चार्ट पर भी दिखाऊंगा, फिलहाल आप इसके कॉन्सेप्ट समझो। इसके बाद अगर ये नीचे आता है और 50% लेवल और इस 61% लेवल के बीच में आता है या इन दोनों लेवल्स पे आता है, तो यहाँ पर सपोर्ट बनने के हाईएस्ट चांसेस होते हैं। तो मैंने आपको कहा 23 पे नहीं बनेगा, यहाँ पर तभी बनेगा जब एक स्ट्रॉन्ग मूव पीछे होगा और स्ट्रॉन्ग ट्रेंड यही से रिज्यूम होता है। मोस्टली आपको इन लेवल्स पे सपोर्ट बनता हुआ दिखेगा, यानी कि प्राइस ऊपर गया, नीचे गया, फिर ऊपर गया, तो जब ये 50 to 61% लेवल के बीच में आएगा या 31% लेवल से बीच में आएगा, तो यहाँ से जैसे ही ऊपर जाने लगेगा तो आप अपने ट्रेंड को कंटिन्यू कर सकते हैं और यहाँ पर आप अपनी बिग मूव्स की एंट्रीज जो है वो बना सकते हैं। और आपका जो टारगेट होता है, जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियोस में भी सिखाया है कि जो आपका हाईएस्ट पॉइंट है तो ये ब्रेक हो जाता है, क्योंकि जब भी आप ट्रेंड होता है उसमें जो हाईएस्ट पॉइंट या रेजिस्टेंस है ये कंटिन्यूअसली ब्रेक होता रहता है, तो यहाँ पर इसके ऊपर आपका टारगेट होता है। दैट मीन्स अगर मैं 38% से ट्रेड करूंगा तो ये हाईएस्ट पॉइंट है, तो यहाँ तक मेरा टारगेट कहीं होगा। 50% से आएगा तो सेम यही टारगेट होगा, 61% लेवल से जाएगा तो सेम यही टारगेट होगा। तो बड़ा ट्रेड कहाँ पर मिल रहा है मुझे, जितना ये नीचे जा रहा है। अब इसके बाद क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल ये प्राइस जो है वो इस 61% के लेवल के नीचे आ गया और यहाँ पर आप एक छोटी लाइन मार्क करो इन दो के 50% जोन में। अगर उस 50% जोन से नीचे जा रहा है तो आपको बाइंग का ट्रेड नहीं करना है, यहाँ पर आप बाई नहीं कर सकते।
और अगर इस 50% जोन को टच करके ऊपर जा रहा है तब आप ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन नीचे जा रहा है तो आप ट्रेड नहीं करोगे। जब भी आपको दिखेगा कि ये नीचे आ रहा है इस 61% जोन से, तो ये जो नीचे हमारा पुराना सपोर्ट होता है जिसको हमने पावरफुल सपोर्ट ड्रॉ किया था ट्रेंड का, तो अब मार्केट यहां आने की कोशिश करता है। अगर 50% के नीचे गया फिर ऊपर जा रहा है तो यहाँ पर बाई नहीं करना है। यहाँ पर आपको जो रिएक्टिव टाइम फ्रेम्स होते हैं, दैट मीन्स 1 मिनट, 5 मिनट्स और 15 मिनट्स, यहाँ पर अब आप स्कैल्पिंग में सेलिंग कर सकते हैं। कौन सी लेवल तक? जो कि नीचे ये सपोर्ट है। तो उस वक्त ये जो प्राइस है ये नीचे आता है और लिक्विडिटी की लेवल को हिट करता है। तो यहाँ इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आपका जो ट्रेंड है वो रिवर्स हो गया, तो ऐसी यहाँ पर बात नहीं है। ये सिंपली इस वक्त लिक्विडिटी के लिए जा रहा है। तो ये पॉइंट आप दिमाग में बिठा लो। तो और एक बार मैं आपको समझाता हूं ये चीज और फिर हम इसको रियल चार्ट पर देखते हैं। तो मैंने आपको कहा कि प्राइस ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आया, फिर से ऊपर जा रहा है, फिर से नीचे आया। तो ये नीचे कहां तक आया है वो मुझे डिपेंड नहीं करता, मुझे सिर्फ इसका लोवेस्ट पॉइंट चाहिए जो इस स्विंग का सपोर्ट बना था और जो नया करंट हाई है उस पे ड्रॉ करना। तो मैंने आपको सिंपली समझाया कि इस पे आएगा तो लेना नहीं है, इस पे आएगा तो तभी लेना है जब पिछला मूव स्ट्रांग होगा और वो पावरफुल मूव है, क्योंकि स्ट्रांग ट्रेंड्स यही से रिज्यूम करते हैं और नॉर्मल ट्रेंड्स जो है वो यहाँ से रिज्यूम करते हैं। जैसे ही वो ऊपर जाने लगेगा यहाँ से तो आप बाई कर सकते हैं। तो बाइंग के लिए मैं मोस्टली रूल सजेस्ट करता हूं जो मैंने आपको पिछले वीडियो में वो छोटी लाइन का कॉन्सेप्ट सिखाया था, या तो आप वो यूज कर सकते हो, या तो अगर आपको दिख रहा है कि 61% से बाउंस बैक कर रहा है तो जैसे ही 50 का ब्रेकआउट देगा तो यहाँ ले सकते हो। अगर 50 से बाउंस बैक कर रहा है तो 38 के ऊपर जैसे ही जाएगा तो ले सकते हो। 38 से बाउंस बैक कर रहा है तो 23 को जैसे ही ब्रेक करेगा तो ले सकते हो। तो ये कॉन्सेप्ट इस वक्त रहता है। लेकिन मैंने यहाँ पर आपको कहा कि यहाँ पर आपको इमेजिनरी 50% लाइन ड्रा करनी है, 61% के नीचे इतना आएगा तो यहाँ से भी ऊपर जाने के चांस रहेंगे। लेकिन अगर इसके नीचे आ जाता है इस 50% लेवल के नीचे तो यहाँ से अब आप बाई नहीं कर सकते। सिंपली है, इससे ऊपर जाएगा तो जहां पर भी आपको हाई बनता हुआ दिखे तो आपको रिएक्टिव टाइम फ्रेम्स पे आना है, 1 मिनट, 5 मिनट और 15 मिनट्स, और यहाँ पर आप स्कैल्पिंग में सेलिंग कर सकते हो। और आपका टारगेट जो होगा वो नीचे का सपोर्ट एरिया होगा, क्योंकि प्राइसेस अब लिक्विडिटी के लिए जाएंगे। और फिर लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद आप लिक्विडिटी ट्रेड में बाई कर सकते हो, जो कि सबसे बड़ा ट्रेड बनता है। हालांकि ये मैं आपको आगे सिखाऊंगा, फिलहाल जितना हमने सीखा इसको हम टेस्ट करते हैं। तो इसी स्ट्रेटेजी या इस टेक्निक को यूज करने के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने गोल्ड का चार्ट खोला है, और ये जो गोल्ड का चार्ट है अभी मैंने 1 आवर के टाइम फ्रेम पे खोला है। तो 1 आवर का टाइम फ्रेम यहाँ पर मैंने इसलिए लिया है क्योंकि मैंने आपको यहाँ पर बार बार बोला, क्योंकि ये 3 जो टाइम फ्रेम्स है ये डिसाइडर टाइम फ्रेम्स होते हैं। तो ये चीज जब भी आप कोई स्ट्रैटेजी टाइप देखो तो वो आपको डिसाइडर टाइम फ्रेम पे यूज करनी होगी। तो उसके बाद जब डिसाइडर टाइम फ्रेम पे एक बार डिसाइड हो गया फिर आप रिएक्टिव टाइम फ्रेम्स पे ये चीज देख सकते हैं। तो फिलहाल के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने गोल्ड का चार्ट खोला और मैं इसकी बैक टेस्टिंग जो है वो इस पॉइंट से स्टार्ट करूंगा, जो कि है 14 जनवरी से। आप इससे पीछे भी जा सकते हो, जब से आपका दिल करे तब से आप देख सकते हो। आप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, किसी भी जगह आप देख सकते हो। कोई एरर आपको आए, कोई इशू आपको अगर आ रहा है तो आप मुझे इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं और आप मुझे अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं, या आप कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं। तो मैं इस लोवेस्ट पॉइंट से यहाँ पर फिबोनाची रिट्रेसमेंट को लूंगा इसके पूरे टॉप तक, जो कि अभी मेरे पास गिवन टॉप है। तो यहाँ पर इसको मैं आगे की तरफ स्ट्रेच कर दूंगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो कि मेरा लोवेस्ट पॉइंट है जहां से मैंने फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ किया, तो ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह एक्ट करता है। तो फिलहाल मैं इसका कलर रेड कर देता हूं ताकि हमें ये लेवल जो है वो इजीली दिख जाए। तो यहाँ से जब मैंने ये ड्रॉ किया और मेरे पास जो टॉप का पॉइंट था वो ये वाला पॉइंट था, तो यहाँ से अब आप देख सकते हैं कि जब मार्केट नीचे आया तो पहले इसने यहाँ पर इस 23% लेवल से बाउंस बैक किया, जो कि मैंने आपको कहा देखो इसने यहाँ पर 38% लेवल को टच भी नहीं किया। मैंने आपको कहा जब भी यहाँ से ऊपर जाना शुरू करेगा तो आपको नहीं लेना है, ये ब्लफ होता है, या ये जो मूव है ये वीक मूव होता है। इसके बाद ये फिर से नीचे आया, फिर से नीचे आया, तो क्या आपको यहाँ पर सेल करना है? तो सेल नहीं करना है जब तक ना ये 61% लेवल को ब्रेक करे। और अगर आप सेल करोगे भी इस 61 लेवल के बाद तो वो होगा सिर्फ इन रिएक्टिव टाइम फ्रेम्स पे। तो उसके बाद आप देखो प्राइसेस ने डायरेक्टली इस 50% लेवल को यहाँ पर टच किया और ब्रेकआउट देख के इसने यहाँ पर 38 लेवल परसेंट को ब्रेक किया। तो जैसे कि मैंने आपको समझाया, तो इस हिसाब से हमारा जो ट्रेड है वो यहाँ पर एग्जीक्यूट हो रहा है और मेरा स्टॉप लॉस जो है वो यहाँ पर बन रहा है। और टारगेट की बात करें तो जैसे कि आपको पता है कि ये जो हाई है ये तो ब्रेक होगा ही होगा, तो इसके हम ऊपर तक जा सकते हैं। तो इतना ऊपर जो कि यहाँ पर टारगेट हमारा अचीव हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये टारगेट हमें सिंपली मिला है और यहाँ पर आपका ट्रेड जो है वो एग्जीक्यूट भी हुआ था।
तो इसके बाद कुछ लोगों का क्वेश्चन रहता है क्या सर मुझे पूरी क्वांटिटीज बुक करनी चाहिए, मैं ट्रेंड को लंबा खेलना चाहता हूँ। तो मैं मोस्टली सजेस्ट करता हूँ कि अगर आप इसके बाद क्वांटिटीज रखोगे भी तो वो आप रख सकते हो 50% क्वांटिटीज या 30% क्वांटिटीज, मोस्टली आपको फिर एग्जिट करना चाहिए। इसके बाद अगर हम देखें और एक यहाँ से फिर प्राइसेस जो है वो ऊपर जाना चालू हुए हैं, दैट मीन्स ये जो लोवेस्ट पॉइंट है जहां से बाइंग हुई है, तो इस पॉइंट को मैं यहाँ पर एज ए सपोर्ट कंसिडर करूंगा। तो यहाँ पर कंफ्यूजन क्या होता है लोगों को कि कौन सी लेवल ड्रॉ करनी है। फॉर एग्जाम्पल आप देखो आगे यहाँ पर इस जगह भी सपोर्ट की फॉर्मेशन हुई है, लेकिन ये सपोर्ट वैलिड नहीं है क्योंकि बाइंग इस लोवेस्ट पॉइंट से आई है, तो इसको ड्रॉ करना यहाँ पर वैलिड नहीं माना जाएगा। तो इसके बाद प्राइस देखो आप ऊपर गया फिर से, और फिर से मैं एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ करता हूँ। अब देखो इस हाई का यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ है और अभी मेरे पास हाईएस्ट पॉइंट ये है, तो जो हमारे पास दिखेगा हम उस पर एग्जैक्ट टेस्ट उसी तरीके से करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि प्राइस जो है वो यहाँ तक आया है, उसके बाद यहाँ पर नीचे आके 38% लेवल से ऊपर गया है। दैट मीन्स अब यहाँ से मेरा ट्रेड बन रहा है और मेरा टारगेट जो है वो इसके ऊपर होगा। दैट मीन्स यहाँ पर किसी जगह मेरा टारगेट जो है वो अचीव हुआ है और फिर ये कंटिन्यूएशन में चला गया है। लेकिन देखो यहाँ पर इस ट्रेड को लेना मैं प्रेफर नहीं करूंगा क्योंकि मेरा जो टारगेट है वो छोटा बन रहा है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक ही बन रहा है। क्योंकि अब ये 1 आवर का टाइम फ्रेम है तो इतना टारगेट भी तो सही होता है, लेकिन फिर भी ये छोटा है इसके कंपैरिजन। तो फिर अलबत्ता ये यहाँ पर हमारा सपोर्ट जो है वो फॉर्म एग्जैक्टली हुआ है। तो फिर से जब मैं आगे बढ़ूंगा तो अब मुझे क्या करना है, हाईएस्ट पॉइंट ढूंढना है जहां से सेलिंग स्टार्ट होगी। अब देखो यहाँ से ऊपर में गया और यहाँ से सेलिंग हुई, तो आप देखो पहले ही 23% लेवल से ऊपर जाना शुरू किया। दैट मीन्स यहाँ पर मेरा फिबोनाची नहीं लग सकता। इसके बाद इतना ऊपर गया, आप देखो यहाँ पर भी कहाँ से ऊपर जा रहा है, ये 23% लेवल से, यानी कि ये मेरा हाई नहीं हो सकता। फिर से ऊपर जा रहा है तो ये मेरा टॉप लगा यहाँ पर। अब देखो ये टॉप लगने के बाद प्राइसेस जो है वो फिर से इसी 23% लेवल तक आ रहे हैं, तो मैंने आपको कहा नहीं लेना है। नीचे गए और सीधा ही इस 50% लेवल के नीचे आया है अप टू इस 61% लेवल पे। तो यहाँ पर मुझे ब्रेकआउट मिला है 38% लेवल का, तो यहाँ से मैं अपना ट्रेड जो है वो देख सकता हूँ। और मेरा जैसे कि आपको टारगेट है वो आपको पता है कि वो होता है प्रीवियस हाई के ऊपर। तो ये रही मेरी एंट्री, ये रहा मेरा स्टॉप लॉस, और यहाँ पर आप टारगेट देख सकते हो कि इसके ऊपर ही बन रहा है, जो कि तकरीबन 1:4 का ट्रेड बन रहा है। तो इसके बाद अगर मैं बात करूं फिर से, अब आपको ध्यान देना है कि सपोर्ट कौन बना, जो कि लेवल यहाँ पर थी, तो इसको मैं आगे की तरफ स्ट्रेच करूंगा जो कि लोवेस्ट पॉइंट होगा। तो इसको मैंने आगे की तरफ स्ट्रेच किया, और मोस्ट लोग कंफ्यूज कहाँ पर होते हैं, वो सोचते हैं कि सर यहाँ पर सपोर्ट बना, तो नहीं बना है। तो जहां पर फिब रिट्रेसमेंट का आपको सपोर्ट मिलेगा, इंपॉर्टेंट लेवल्स मिले, तो वहां से आपको सपोर्ट ड्रा करना है। तभी यहाँ पर कंफ्यूजन की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए कि सर ये सपोर्ट है या ये ऊपर वाला सपोर्ट है। तो अब आपको ये चीज समझ आ गई होगी। तो मैं अब नीचे एक पॉइंट से जो है वो फिबोनाची रिट्रेसमेंट को ड्रॉ करना शुरू कर देता हूं, और मेरा पास जो टॉप पॉइंट अभी बना था पहले वो ये है, लेकिन आप देखो ये 23% से रिएक्ट कर रहा है, यानी कि ये नहीं हो सकता। फिर उसके बाद में इसको टॉप पे ले जाता हूं और इसको मैं स्ट्रेच कर देता हूं। यहाँ पर अब आप ध्यान दे सकते हैं, ये नीचे आया, आप देखो इस लेवल तक 38 तक ये आया, लेकिन ये इसने इसका ब्रेकआउट नहीं दिया, दैट मींस ट्रेड नहीं अभी एग्जीक्यूट होगा। फिर से नीचे आया, 50% का भी इसने ब्रेकआउट नहीं दिया, नीचे आया सीधे ही 78% लेवल तक। अब देखो इसको इसने तोड़ दिया। तो यहाँ पर मैंने आपको क्या समझाया कि यहाँ से अगर ये अब ऊपर जाएगा तो बाई तो नहीं होगा क्योंकि वैलिड नहीं है। अब ये जाना चाहिए लिक्विडिटी के लिए, और लिक्विडिटी कहाँ पर होती है, प्रीवियस सपोर्ट के नीचे। तो इसके बाद ये ऊपर गया, तो मैंने आपको समझाया था कि आप इसके बाद इन रिएक्टिव टाइम फ्रेम्स पर आ सकते हो, और यहाँ से आपका सेल जो है वो वैलिड बन जाता है अप टू दिस लेवल। तो इस ट्रेड को भी यहाँ पर लेना जो है वो बहुत ज्यादा वैलिड बन जाता है। अब एक बार इसने लिक्विडिटी नीचे ले ली, अब आपको पता है कि जब लिक्विडिटी हिट होती है तो या तो सीधे ही ऊपर जाएगा तब बाई करते हैं, हायर लोज की क्रिएशन करता है तो तब बाई करते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, प्राइस नीचे आया सीधे ही ऊपर गया। अगर आप यहाँ नहीं लेते तो फिर से हायर लोज की क्रिएशन यहाँ पर हो रही थी, और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो छोटी लाइन का ब्रेकआउट भी हो रहा था। तो यहाँ पर हमारा ट्रेड बन रहा है, ये हमारा स्टॉप लॉस है, और हमारा अब टारगेट की बारी आती है। टारगेट पिछले हाई का ब्रेकआउट होता है। दैट मीन्स देखो ये हाई तो वैलिड नहीं है क्योंकि असली हाई जो है वो यहाँ पर है। तो दैट मीन्स कि यहाँ पर इसके थोड़ा सा ऊपर मैं अपना टारगेट जो है वो लगा सकता हूँ, और आप देखो कि वो टारगेट जो है वो इजीली अचीव भी हुआ है। तो इस तरीके से आप अपने बड़े ट्रेड्स को परफॉर्म कर सकते हो
जितना जितना आप ट्रेड करते जाओगे। तो आप देखो ये कंटिन्यूअसली मैं चार्ट देख रहा हूँ, मुझे कोई चार्ट जो है वो ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ रही कि सर इस दिन नहीं हुआ उस दिन नहीं हुआ। हाँ, बस इतना है कि 1 घंटे का चार्ट है तो आपको वेट करना पड़ेगा। लेकिन जो आप 60 या 100 ट्रेड करोगे 5 मिनट्स पे और बहुत ज्यादा ब्रोकरेज पे करोगे, उससे बेहतर है आप 1 आवर पे आके बड़े ही ट्रेड्स को परफॉर्म करो। तो सिंपल सी बात है, आपको 100 ट्रेड करने की जरूरत नहीं है, एक ट्रेड करना है और एक ट्रेड में आपके 100 ट्रेड्स का प्रॉफिट निकल जाएगा। इसके बाद आप देखो क्योंकि सपोर्ट अभी भी यही है तो फिर से फिबोनाची रिट्रेसमेंट जो है वो ड्रॉ हम कर सकते हैं। अब देखो यहाँ से ये प्राइस ऊपर गया फिर से नीचे आया तो मैं इस पॉइंट को यहाँ से सपोर्ट मान सकता हूँ या आप नीचे के पॉइंट से भी ड्रॉ कर सकते हो। तो इस पॉइंट को मैं यहाँ से लेता हूँ ऊपर की तरफ। आप देखो यहाँ पर पहले आया था तो ये 23% लेवल में भी नहीं आया है, तो दैट मीन्स ये मेरा सपोर्ट नहीं हो सकता और यहाँ से मैं बाई नहीं करूंगा। तो फिर ऊपर गया, अब आप देखो यहाँ पर ऊपर जाने के बाद जब ये हाईएस्ट पॉइंट से नीचे आया तो पहले 23% से ऊपर जाने लगा, ट्रेड नहीं कर सकते, जो कि मैंने आपको बार बार समझाया। और एक बात, तो मैंने इस लोवेस्ट पॉइंट को यहाँ पर एज अ सपोर्ट लिया, लेकिन मैंने इसको सपोर्ट नहीं लिया। क्यों? क्योंकि ये सपोर्ट है नहीं, ये लिक्विडिटी ग्रैब था और ये एक्चुअल सपोर्ट था। दैट्स वाई कि मैंने यहाँ से फिबोनाची रिट्रेसमेंट को मेजर करना शुरू किया था। तो यहाँ पर आप देखो कि ये नीचे आया सीधे सीधे और 50% लेवल के आसपास आया, फिर यहाँ पर 38 का ब्रेकआउट दे दिया। तो यहाँ से मेरा ट्रेड लेना जो है वह बहुत ज्यादा वैलिड बन रहा है। तो ये रही मेरी एंट्री, इसके हल्का सा नीचे मेरा स्टॉप लॉस, या आप नीचे भी रख सकते हो। और आपको पता है कि आप टारगेट की बात करें तो इस हाई के ऊपर ही होता है। तो ये आप देख सकते हो कि इजीली 1:4.83 यानी कि 1:5 तक का ट्रेड जो है वो हिट हुआ था। अब इसके बाद अब आपको समझ आ गया होगा, दैट मीन्स ये पॉइंट अब मेरा सपोर्ट है जो कि लिक्विडिटी लेवल है। या तो आप प्राइसेस नया सपोर्ट बना के ऊपर जा सकते हैं या तो लिक्विडिटी लेगा। तो वो कैसे हम डिसाइड करते हैं? फिब लगा के। तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट को मैं फिर से हाईएस्ट पॉइंट तक एक्सटेंड कर देता हूं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्राइसेस क्या कर रहे हैं। प्राइसेस पहले इस 38% लेवल और 23% के बीच में आए, यहाँ से ऊपर जाना चालू किया। तो मैंने आपको बार बार समझाया ट्रेड नहीं है। इसके बाद नीचे आया, 38% को टच किया और फिर ब्रेकआउट दे दिया। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि ट्रेड वैलिड है। मैं हर पॉइंट पे ड्रा करता हूँ, हर जगह पे ड्रा कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि रैंडमली मैं कुछ भी बना रहा हूँ यहाँ पर। तो ये हमारा स्टॉप लॉस रहा। और आपके टारगेट की बात करें तो क्योंकि ये 38% लेवल से बन रहा है तो हमारा टारगेट जो है वो इस हाई के ऊपर ही होता है। लेकिन और एक बात मैंने यहाँ पर की थी कि 38% लेवल से वो ट्रेंड रिज्यूम होता है जो कि स्ट्रांग होता है, जिसके पिछले मोमेंट स्ट्रांग होते हैं। तो यहाँ पर आप कॉमन सेंस देख सकते हो कि पिछला मूव बहुत ज्यादा स्ट्रांग था। तो दैट्स वाई ये 38% लेवल से ही रिज्यूम होता है। तो इसके बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आप बहुत बड़े टारगेट जो है एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्योंकि आपको निकलने का कोई यहाँ पर ऑप्शन नहीं मिला था। ये प्राइस सीधे ही ऊपर जा रहा है तो इसको आप कैप्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी अब आपको समझ आ गया होगा कि ये जो लोवेस्ट पॉइंट है अब मेरा सपोर्ट है। और अब आपको क्या करना है? फिब लगाना है फिर से नीचे से ऊपर तक और इसको स्ट्रेच करना है आगे की तरफ। और ये हमारा फिब जो है वो लग चुका है। यहाँ पर आप ध्यान दें, प्राइस नीचे आने लगा 23 लेवल, फिर से ऊपर गया, नीचे गया और इस 38% लेवल से ऊपर गया है। तो यहाँ पर आप देखो कि इसने ब्रेकआउट दे दिए, दैट मीन्स हमारा ट्रेड यहाँ पर बिल्कुल बन रहा है, बिल्कुल 100% बन रहा है। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि स्टॉप लॉस हिट हो गया और ये नीचे आ गया 61% लेवल तक। क्या अब यहाँ पर सेल कंफर्म हो रहा है? आंसर है नहीं हो रहा है। स्टॉप लॉस हिट हुआ लेकिन सेल कंफर्म नहीं हुआ, क्योंकि ये इस बीच वाली लाइन के नीचे नहीं आया है जो कि इस 61% और 78% लेवल के बीच में होता है। तो नहीं आया तो हमारा अभी सेल ट्रेड नहीं बन रहा है। फिर से ये नीचे आया 61% लेवल पे और इसका ब्रेकआउट यहाँ पर 50 लेवल का कर दिया, मेरा ट्रेड फिर से बन रहा है। अब देखो डरना नहीं होता है, स्टॉप लॉस हिट होना यहाँ पर नॉर्मल बात है। आपका एक स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, 1 पॉइंट जा रहा है, लेकिन जब आ रहे हैं तो 5-10 पॉइंट आ रहे हैं तो वो बड़ी बात है। यहाँ से फिर से मेरा टारगेट जो है वो ऊपर की तरफ होगा और ये मेरा जो है वो स्टॉप लॉस बन रहा है। अब देखो यहाँ पर ट्रेड क्या बन रहा है, 1:5 का ट्रेड बन रहा है, 1:4.5। हालांकि इसी ट्रेड ने फिर कंटिन्यू कितना ज्यादा किया है, बहुत ज्यादा ऊपर ये गया है। फिर वो आप तक आता है कि आप इसको किस तरीके से होल्ड करोगे, क्या करोगे। तो सेम ट्रेडर्स जो है वो हम लेते हैं और प्रीमियम टेलीग्राम में शेयर किया जाता है। इसके अब आप आगे देखो कि यहाँ पर फिर से गोल्ड जो है वो अभी जो कि रिसेंट का चार्ट है, तो यहाँ पर हमने कोई ट्रेड नहीं लिया एक्सेप्ट इस सेल को थोड़ा बहुत परफॉर्म किया गया था स्कैल्पिंग में, वो मैं आपको समझाता हूँ क्यों किया और क्या किया। तो यहाँ से क्योंकि लोवेस्ट पॉइंट अब कौन सा बना, तो मैं देख रहा हूँ कि सपोर्ट ये वाला बना था, ठीक है, ये नीचे से। तो मैं इस नीचे के पॉइंट से जो है वो फिबोनाची रिट्रेसमेंट को ड्रॉ करता हूँ इसके टॉप के पॉइंट, और टॉप पॉइंट पर जैसे ही ये टच किया नीचे आया,
यहाँ से इसने ऊपर जाना स्टार्ट किया 50% लेवल से, जो कि मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में भी शेयर किया था कि इसी तरीके से हम एंट्री यहाँ पर ले रहे हैं जब ये फिर से अब हायर लो लगाया। यहाँ पर हालांकि हमने एंट्री नहीं की थी, मैंने कहा कि हायर लो लगाएगा, तो वो नहीं बना, फिर ये सेल हुआ, तो मैंने वहां पर पोस्ट को अपडेट किया कि हमारा व्यू जो है वो चेंज हो गया है, अब हम सेलिंग की तरफ जाएंगे, क्योंकि ये 61% लेवल के नीचे आ रहा था। तो फिर यहाँ पर इस थोड़े बहुत सेल को परफॉर्म किया गया था स्कैल्पिंग में, लेकिन इस बाई को हमने परफॉर्म नहीं किया। तो इसका मेन वजह है क्योंकि हम अपने रूल्स को फॉलो करते हैं। आप देखो इसका ये 50% लेवल है और ये 50% लेवल से हल्का सा नीचे आया है, तो मेरे लिए उतनी कंफर्मेशन नहीं बन रही थी। डजंट मैटर कौन सा ट्रेड है, फिर अगर सेटअप फॉलो नहीं हो रहा है तो मैं ट्रेड को नहीं करूंगा। हाँ, इसके बाद ये बिल्कुल ऊपर गया, लेकिन मेरा तो सेटअप फॉलो ही नहीं हुआ, तो मैं ट्रेड नहीं करूंगा। तो अगर आप इस तरीके से अपने रूल्स पे स्टिक रहोगे और ट्रेड्स का वेट करते रहोगे और सही तरीका यूज करोगे, तो आप ट्रेडिंग में जो है वो मास्टर हो जाओगे, और ये सबसे सही तरीका है। तो आई होप यहाँ तक आपको ये चीज़ जो है वो बहुत पसंद आई होगी। तो अगर आपको यही चीज़ें और ज़्यादा देखनी है और ज़्यादा चीज़ें आपको मार्केट के बारे में डिटेल में सीखनी है, जैसे कि हम यहाँ पर डिटेल में सिखाते भी हैं, तो आप इस हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप हमारी यूट्यूब चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर हम मेंबर सेक्शन में आज से कंटिन्यूअसली 5 to 10 मिनट्स वीडियो जो है वो अपलोड करेंगे, जिससे आपके कॉन्सेप्ट्स और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे।